CSES Tejal Kadarian with lots of energy. Let me start with today's session. आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 2 जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो यूनिट 2 है उस पर डिस्कशन करेंगे. ऑलरेडी एक पार्ट मैंने डाल दिया है जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस पर डिस्कशन किया था और एंड में मैंने बहुत सारे इजी सेक्शंस लिए थे सो दैट आप लोगों का वो जो रैपो है वो बनाए रहे. और सेम चीज मैं इस पर्टिकुलर सेशन में भी करूंगी. पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस कंप्लीट कर लूंगी और फिर जो छुटुर पुटुर जो भी छोटे मोटे सेक्शंस जो बचे हैं उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्यारा और इंस्टीट्यूट का भी सबसे ज्यादा प्यारा जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 30, माइनर एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव. एवरी एग्जामिनेशन यू विल गेट द क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन. एज इट इज लास्ट एग्जाम जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन इस सेक्शन पर क्वेश्चन नहीं आया था, तो बहुत ज्यादा हाई चांस है कि इस एग्जाम में, ये जो दिसंबर अटेम्प्ट वाला एग्जाम है, इस एग्जाम में आपको ये सेक्शन पर क्वेश्चंस आए. तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. उस एग्जामिनेशन के उस पर्सपेक्टिव से जरूर ये सेक्शन प्रिपेयर करना. आपके मॉड्यूल में शायद 2-3 पेजेस का ये सेक्शन होगा पूरा. मैंने इसको एक पेज में, इतना ही है आपका सेक्शन, इतना ही अगर आप देखते हो मोर देन सफिशिएंट है. कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है. जो स्टूडेंट का प्रॉब्लम था, जिनको ये नहीं समझ में आता कि यार एनालिसिस लिखे, प्रोविजन लिखे या क्या करें, उस प्रोविजन में भी कौन से स्टेटमेंट को लिखना है और कौन से स्टेटमेंट को छोड़ना है, ये समझ में नहीं आता है. उन सारे स्टूडेंट्स के लिए नोट्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लिंक दिया हुआ है, ले लेना. दूसरी बात, जिनको भी ये समझ में नहीं आता, ये सिर्फ एक क्या बोल सकती हूँ, ये एक ही ऐसा यूनिट है जो मैंने डाला हुआ है जिससे आपको ये स्किल डेवलप करना है कि यार एग्जैक्टली कौन से स्टेटमेंट, कौन से कीवर्ड्स लिखने चाहिए, कैसे स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करें जिससे सामने वाले एग्जामिनर को लगे यार हाँ इसको सब कुछ आता है. थोड़ा बहुत जो कीवर्ड देखेगा वो और उसके बेसिस पे मार्क्स देगा. इसीलिए तो वो आपको वो माइंड गेम आपको खेलना है और उसके लिए छोटा सा जो स्किल आपको एक्वायर करना है उसकी एक छोटी सी शुरुआत है या कोशिश है मेरे साइड से, जिसमें मैंने आपको चुन कर स्टेटमेंट दिए हैं यार हाँ ये स्टेटमेंट है इस सेक्शन के जो इंपॉर्टेंट है. फिर आप एक बार मॉड्यूल देख लेना, फिर आपको पता चलेगा ये चीजें तो सारी स्किप मार दी मैम ने. क्यों? क्योंकि वो एग्जाम में लिखनी ही नहीं है. इसीलिए प्रिसाइज, पूरा का पूरा प्रिसाइज नोट चाहिए. 13 पन्ने और आपका चैप्टर, आपका जो यूनिट है जिसमें सब बच्चे मतलब पता नहीं क्यों छोड़कर जाते हैं, डरते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही याद कौन करेगा इस डर से. बट ऐसा नहीं है, 13 पन्ने हैं मुश्किल से इस नोट्स के हिसाब से. चलो, माइनर्स एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप सेक्शन नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो माइनर के साथ किया हुआ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है. सिर्फ वॉइडेबल नहीं है, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि माइनर है. देयरफॉर अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ फर्म बिकॉज द पार्टनरशिप इज फाउंडेड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट. और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इनकैपेसिटी रखता है कोई भी माइनर एंटर करने के लिए. तो अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर, ही कैन नॉनदलेस बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप. मतलब क्या? देखो सिंपल सी बात है, वो एज अ पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बट वो आपकी कंपनी में, आपके पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर जरूर आ सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप. मतलब जो पार्टनरशिप के बेनिफिट्स है, जो प्रॉफिट में वो हिस्सा लेगा लेकिन लॉस वो बेयर नहीं करेगा, काइंड ऑफ दैट थिंग, कि जहां पर वो बेनिफिट्स के लिए आएगा भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट ना कर पाए. राइट्स क्या क्या है माइनर के, वो दिया हुआ है. माइनर पार्टनर हैज अ राइट टू अग्री द शेयर टू द प्रॉफिट्स. तो जो भी प्रॉफिट का शेयर है उससे वो अग्री करेगा. दूसरा, ही कैन एक्सेस टू इंस्पेक्ट द कॉपी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म. सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने का राइट उसके पास है. ही कैन स्यू द पार्टनर्स फॉर द अकाउंट्स और the payment of his shares but only when serving his connection with the firm and not otherwise. मतलब क्या कि वो फर्म के बेनिफिट के लिए एडमिट हुआ है तब वो बचे हुए जो भी पार्टनर्स हैं उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है सो दैट ही कैन गेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट और द पेमेंट एज द केस मे बी. ऑन अटेनिंग द मेजॉरिटी he may within the 6 months to elect to become a partner or not. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से समझना क्योंकि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं. क्या होता है जब माइनर मेजर हो जाता है ना. एक माइनर है जिसकी उम्र 17 साल थी, अब वो 18 साल का होने वाला है. अब जब वो 18th ईयर कंप्लीट कर लेगा तो वो मेजर बन जाएगा यहाँ पर. अब जैसे ही वो मेजर बन जाएगा, यहाँ पर वो माइनर था. अब होता क्या है, होता ये है कि वो माइनर था जब वो एडमिट हुआ. अब वो एडमिट होने के बाद जब वो मेजर हुआ है तो उसको ये डिसाइड करना है कि भाई तुम पार्टनरशिप फर्म में रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते एज अ पार्टनर. व्हाई? बिकॉज वंस यू आर मेजर यू हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की कैपेसिटी है तो सिर्फ अब सिर्फ गाजर खाने के लिए नहीं आने का.
अब स्टिक खाने के लिए भी आने का मतलब क्या, कैरेट स्टिक अप्रोच मतलब क्या, सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा देखने के लिए, प्रॉफिट खाने के लिए नहीं आने का, अब तुमको लॉस भी बेयर करना पड़ेगा बिकॉज तुम मेजर बन चुके हो, माइनर से तुम्हारा कन्वर्जन हो चुका है मेजर में। अब ये जो मेजर बन चुके हो उसकी सजा तो मिलनी चाहिए। अब बड़े होने की जो सजा है तुम्हारी वो ये है कि तुमको सिर्फ प्रॉफिट नहीं मिलेगा, अब तुमको लॉस भी बेयर करना है। तो इसीलिए उसको ऑप्शन दिया जाता है कि माइनर देख, तू छोटा था तब तुझे हम लोगों ने सिर्फ प्रॉफिट दिए, लॉस बेयर करने के लिए नहीं लगाया। अब तू मेजर बन चुका है तो तू डिसाइड कर कि तुझे इस पार्टनरशिप फर्म में बन रहना है या नहीं रहना है, पार्टनर बनकर रहना है या नहीं रहना है। अगर तुझे इस फर्म में पार्टनर रहना है अब इसके बाद, तो तुझे सारे के सारे लॉस भी बेयर करने पड़ेंगे। ये क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। अब उसके पास ये, उसको ये ऑप्शन चूज करना है वेदर ही हैज टू एज अ माइनर ही हैज टू elect whether he want to be a partner in a partnership firm or he do not want to be a partner in a partnership firm। क्यों? क्योंकि दोनों सिचुएशन में कॉन्सिक्वेंसेस उसके अलग होंगे। अगर वो ये डिसाइड करता है कि उसे पार्टनर नहीं बनना है तो बात खत्म हो गई, वो नोटिस दे दे और बाहर निकल जाए, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर उसने ये इलेक्ट किया कि उसको पार्टनर बनना है, तो अगर पार्टनर बनना है तो ही विल बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। अब ये जो लायबिलिटी वाला जो मामला है ये बड़ा ही रिस्की है, बड़ा ही संगीन मामला है। क्यों? क्योंकि देखो आपका जो माइनर से मेजर कन्वर्जन हुआ है, अब इसमें क्या होगा, जो माइनर जब तुम थे तब तुमने लॉस बेयर नहीं किया। अब तुम एक काम करो, अब जब तुम माइनर से मेजर बन जाते हो और तुम इलेक्ट करते हो यू वांट टू बी अ पार्टनर, तो क्या किया जाता है, जब से तुम फर्म में एडमिट हुए थे, जब तुम माइनर जब तुम माइनर थे तब से लेकर आज जब तुम सिलेक्ट करते हो, इलेक्ट करते हो कि यू वांट टू बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, तब तक जितने भी लायबिलिटीज है उसके लिए तुम लायबल रहोगे। उसके बाद तो वैसे भी रहना ही लायबल, मतलब वंस यू इलेक्ट टू बिकम अ पार्टनर, उसके आगे तो वैसे भी तुम पार्टनर लायबिलिटी तुम बेयर करोगे। लेकिन भाई जो भी तुम्हारा जो भी साल जो तुम इलेक्ट हो रहे थे, इलेक्ट करने वाले थे, उससे पहले तो तुम माइनर थे, उससे पहले जो माइनॉरिटी का जो पीरियड था उसके लिए तो तुमको लायबल वैसे तो नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन लॉ क्या बोलता है, पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि भाई देखो जैसे ही तू डिसाइड कर लेगा कि तुझे पार्टनर बनना है तो आगे के लिए तो वैसे भी लायबल है, लेकिन जब से तू फर्म में एडमिट हुआ ना, जब से तू फर्म में आया तब से तेरा लायबिलिटी आएगा। तो यूजुअली क्या किया जाता है, रियलिटी में माइनर क्या करता है, माइनर बोलता है मुझे पार्टनर नहीं बनना, जिससे वो उसकी प्रीवियस लायबिलिटी उस पर ना आए, फिर वो माइनर नहीं बनना चूज करता है और फिर नया पार्टनर करके उसको एडमिट वापस से करते हैं अगर वो पार्टनर बनकर आना चाहते तो उसको ये जो ऑप्शन दिया जाता है, ये पहले वो बाहर चला जाएगा और फिर वो नया पार्टनर बनकर आएगा। एग्जिस्टिंग पार्टनर ही माइनर का मेजर हुआ तो ये प्रोविजन है कि भाई जब से आया तब से तेरी लायबिलिटी। लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता, हर माइनर यही करता है, बोलता है मुझे नहीं करना, फिर वो बाहर चला जाएगा, रिटायर हो जाएगा, फर्म से बाहर जाएगा, आउटगोइंग पार्टनर बन जाएगा और फिर वापस से एडमिट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 31। आपको याद होगा तो हमने देखे सारे सेक्शन, ये 31 to 35 वगैरह, तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। तो क्या क्या होता है ध्यान से देखो, ऑन अटेनिंग द मेजोरिटी ही मे विद इन द 6 मंथ, ये सारी चीजें करने के लिए टाइम पीरियड कितना है, 6 मंथ्स है। ही मे विद इन द 6 मंथ्स इलेक्ट टू बिकम अ पार्टनर और नॉट टू बिकम अ पार्टनर। इफ ही इलेक्ट्स टू बिकम अ पार्टनर then he is entitled to the share of which he was entitled as a minor, तो उसको वो तो शेयर मिलेगा जब वो माइनर था, वो वाला शेयर तो वैसे भी मिलना है। एंड if it does not entitled to, तो अगर वो बोलता है कि मुझे if he does not elect to become a partner, then his share is not liable for any acts of the firms after the date when he served the public notice। उसने एक बार पब्लिक नोटिस दे दिया, देखो ये डेट पर वो एडमिट हुआ, अज्यूम करते हैं हम लोग 1 जनवरी जब वो माइनर था, ठीक है, 1 अक्टूबर वो बना मेजर, इसके बाद तुम्हारे पास 6 महीने का टाइम है, तुमको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। इन 6 महीनों में या तो तुम पार्टनर बनने के लिए मतलब पार्टनरशिप छोड़कर चले जाना, अगर तुमने बोला कि पार्टनर बनना है तो फिर तो लायबिलिटी तो तुम्हारी इधर से आएगी जब से तुम एडमिट हुए, जब भले ही तुम माइनर थे, यहाँ पर तो माइनर मतलब -18 थे लेकिन उसके बावजूद भी आएगी। लेकिन अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि तुमको पार्टनर नहीं बनना है तो तुम्हारी कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी, तुम्हारा ये जो भी शेयर है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा फ्रॉम द लायबिलिटी। और ये वाला जो 6 मंथ्स है, ये वाला 6 मंथ्स इज नथिंग बट व्हाट, ये 6 मंथ्स में तुमको एक पब्लिक नोटिस देना है और इस पब्लिक नोटिस में बताना है कि मैं पार्टनर नहीं हूँ इस फर्म का, then only you will get the exemption। तो इसीलिए कंपलसरी पब्लिक नोटिस सर्व करनी पड़ेगी। बिफोर लायबिलिटीज क्या है देखो, बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी क्या है, द लायबिलिटी ऑफ द माइनर इज कनेक्टेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। इसका मतलब समझो,
बच्चे के दिमाग में क्या आता है, बच्चे के दिमाग में ये आता है कि यार जो भी पार्टनर, जो भी माइनर आया है वो तो उसका तो शेयर कुछ उसका कोई वो मतलब कुछ उसके पास कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, उस पर हम कोई बर्डन नहीं डालेंगे, ऐसे अच्छी अच्छी चीजें उसको मिलेगी, बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसी सारी चीजें किताबों में अच्छी है, प्रैक्टिकली क्या होता है समझाते हैं। प्रैक्टिकली जो भी माइनर आया होता है उसका जो कैपिटल अकाउंट होगा, उस कैपिटल अकाउंट में जो भी उसका शेयर है वो शेयर लायबल होता है फॉर ऑल द एक्ट्स विच ही हैज डन प्रायर टू अटेन द मेजोरिटी। मतलब क्या मतलब इसका ये है कि भाई देखो ध्यान से समझो, इसका मतलब ये है कि जब वो आया था प्रायर अटेनिंग टू मेजोरिटी, मतलब ये वाला टाइम, ठीक है, ये -18 ईयर्स लिखती हूँ इधर। तो ये जब वो माइनर था तब के लिए, तब जो उसका जो भी कैपिटल अकाउंट में जो भी शेयर था, ठीक है, ये जो भी शेयर था ये सारा लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए, लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माइनर जो है वो लॉस बेयर नहीं करता, लेकिन वो लायबल जरूर रहता है टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर। वो पर्सनली लायबल नहीं है जैसे पार्टनरशिप फर्म में बाकी पार्टनर्स रहते हैं। मतलब पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है भाई, अगर फर्म के शेयर्स, ये जो भी उनका शेयर है, कैपिटल का अकाउंट का जो भी शेयर है वो सफिशिएंट नहीं है तो तुम्हारी घर की प्रॉपर्टी लेकर आओ और तुम लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दो पार्टनरशिप फर्म की, ऐसा बोला जाता है। लेकिन माइनर के केस में क्या होता है, माइनर का जो कैपिटल अकाउंट बनेगा उसका जितना भी उधर जितना भी शेयर होगा वो सारा लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। भले वो लॉस बेयर नहीं करता है लेकिन लायबल रहता है। ये बात बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आती है और ना पता होती है। तो आई होप सो अब ये पॉइंट आपको समझ गया होगा कि वो पर्सनली लायबल नहीं है लेकिन उसका जितना भी शेयर है वो जरूर लायबल हमेशा रहेगा। तो ये बात आप ध्यान से समझ लेना। सो द लायबिलिटी ऑफ द माइनर can be confined only to the extent of his share of the profits and the property of the firm. No personal liability at all, कुछ भी हो जाए personal liability नहीं आएगी। And the minor cannot be declared as insolvent, but the firm is declared as insolvent and his share in the firm vests with the official receiver or assignee। मतलब क्या, फर्म इंसॉल्वेंट हो गई तो हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनर को तुम इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ, उसका जो भी शेयर होता है, अगर फर्म पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है तो उसका जो भी शेयर होता है, प्रॉफिट का शेयर, जो भी कैपिटल अकाउंट में या जो भी आपने ट्रांसफर किया होता है, जो भी आपका शेयर होगा उस माइनर का, वो सारा जरूर ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी इस्तेमाल कर सकता है टू पे ऑफ द लायबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। भले ही पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट हो सकती है, माइनर कभी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखा। उसके बाद अगला, आई होप सो यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन, कि भाई देखो भले ही पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म इज वन एंड द सेम अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, but partners and partnership firm is different from the income tax purpose because partners का रिटर्न अलग जाता है, पार्टनरशिप फर्म का रिटर्न अलग जाता है। आई डोंट नो कितने स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी है, बट देर इज अ डिफरेंस कि भाई पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म इज भले ही वन एंड द सेम का मतलब ये है कि वो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल है। पार्टनरशिप फर्म में जितनी भी लायबिलिटीज है उसके लिए पार्टनर पर्सनली लायबल है, इसीलिए वो बोला जाता है पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म इज वन एंड द सेम। I hope so you understood. अगला, after attaining the majority क्या होगा? Within the period of 6 months of attaining the majority or on his obtaining the knowledge that he had been admitted for the benefit of partnership। मतलब क्या कि भाई देखो, या तो उसका अटेनमेंट हो गया और 6 महीने में उसने बता दिया, पब्लिक नोटिस दे दिया, या जो भी उसको इलेक्ट करना है नहीं किया करना है वॉटेवर। या तो बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है वो माइनर के नाम पर पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर उसको एडमिट कर देते हैं, उसके नाम पर एज अ ट्रस्टी सारा, मतलब वो मैनेज करने के लिए बड़े लोग रहते हैं, वो सारा मैनेज करते हैं और उसको प्रॉफिट आता रहता है। तो उसको ये बारे में पता ही नहीं था, तो जब उसको पता चलेगा तब, तो या तो तुम विद इन 6 मंथ्स, जैसे ही तुम माइनर से मेजर बन गए उसके विद इन 6 मंथ्स, या तो फिर जब तुमको पता चला कि भाई तुम एज अ पार्टनर थे किसी पार्टनरशिप फर्म में, तो विच एवर इज लेटर the minor of the partner has to decide whether to remain the partner or to leave the firm। देखो ध्यान से समझना, मेरे जैसा कोई होगा, यूजुअली इंस्टीट्यूट क्या करता है, यूजुअली इंस्टीट्यूट पूछता है लाइबिलिटीज बताओ, अगर उसने इलेक्ट किया ना और या तो फिर नहीं किया, और बिफोर अटेनिंग एंड आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी उसकी लाइबिलिटीज बताओ। तो आपको सेम पैराग्राफ चिपकाने, उधर सेम कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट भी सेम रखना, सामने वाले के दिमाग में ये स्ट्रक्चर छापा हुआ होता है वैसे का वैसा, उसको आपके एग्जाम में दिखता है, पेपर में दिखता है, तो वो मार्क्स देता है। बट मेरे जैसा कोई होगा तो वो क्वेश्चन इस बात पर स्ट्रक्चर नहीं करेगा कि विद इन 6 मंथ्स तुमने पब्लिक नोटिस दिया या नहीं दिया।
मेरे जैसा कोई होगा तो वो स्ट्रक्चर करेगा क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ हिज नॉलेज, ऑब्टेनिंग द नॉलेज दैट ही हैड बीन एडमिटेड एज अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब क्या कि मैं जो भी क्वेश्चन है वो पूरा घुमाऊंगी किसके इर्द गिर्द, मैं घुमाऊंगी जब उसको पता चला उसके बाद की, और उसको जब पता चला वो जो पता चला था वो 2 साल के बाद पता चला था। अब आप बताओ क्या करोगे? तो 2 साल के बाद अगर पता चला है तो विच एवर इज लेटर है, तो मतलब 6 मंथ्स और 2 ईयर्स विच एवर इज लेटर होगा, मतलब 2 साल आपको वो रुकना पड़ेगा, आप उसको 2 साल के लिए पर्सनली लायबल नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीजें हैं जो कॉन्सेप्चुअल है, जो आपको समझनी पड़ेंगी कि भाई देखो 6 महीने या तो उसको जब पता चला तब, विच एवर इज लेटर the partner has to decide whether he want to be a partner, minor has to decide whether he want to be a partner or whether he want to leave the firm. Where he elects not to become a partner, public notice दो और चले जाओ, not to become a partner, such notice shall be determined that his position as regard to the firm. If he fails to give the notice, he shall become the partner automatically after the expiry of said 6 months. अभी क्या होता है, अगर उसने public notice नहीं दिया तो आप लोग उसको पार्टनर बना दोगे। I hope so you understood within 6 months or the knowledge from the date of whenever he has the knowledge that he has been admitted as a partner in a partnership firm for his benefit, whichever is later उसमें उसको डिसाइड करना है whether to become a partner or not to become partner। not to become होगा तो पब्लिक नोटिस दो और चले जाओ। अगर तुमने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो तुमने कुछ बोला भी नहीं, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि तुमको पार्टनरशिप मंजूर है और तुम एज अ पार्टनर आना चाहते हो। तो ये हो गया तुम्हारा लाइबिलिटीज बिफोर अटेनिंग द मेजोरिटी एंड आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी। अगला व्हेन ही इलेक्ट्स टू बिकम अ पार्टनर, अभी उसने डिसाइड किया है टू बिकम अ पार्टनर एंड व्हेन ही इलेक्ट्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर, अगेन सेम लाइन को रिपीट किया है, मैं पहले नॉट टू पढ़ती हूँ वो ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि सेम लाइन रिपीट है। हिज राइट्स एंड ड्यूटीज कंटिन्यूज बिकॉज ही नॉट टू बिकम अ पार्टनर इलेक्ट करता है, तो जिस दिन वो पब्लिक नोटिस देता है, जिस दिन तक वो पब्लिक नोटिस देता है उस दिन तक उसके राइट्स लायबिलिटी सेम रहेंगे। ही शैल नॉट बी लायबल आफ्टरवर्ड्स, जब भी वो नोटिस दे देगा, और वो पार्टनर्स को स्यू कर सकता है अगर वो जो भी प्रॉपर्टी या शेयर प्रॉफिट का शेयर चाहता है तो, और रजिस्ट्रार को भी नोटिस देना पड़ेगा दैट ही डोंट वांट टू बी अ पार्टनर। लेकिन अगर वो इफ ही विलिंग टू बिकम अ पार्टनर, इफ अ माइनर बिकम्स ऑन हिज ओन विलिंग और बाय हिज फेलियर टू गिव द पब्लिक नोटिस, या तो उसने पब्लिक नोटिस नहीं दी या तो फिर उसकी खुद की स्व इच्छा से उसने आकर हाँ बोल दिया विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, then the rights and liabilities will be as follows. First of all, he becomes personally liable to the third parties for all the acts of the firm done since he was admitted as a partner for the benefit of the partnership, to the benefit of the partnership। मतलब जब से वो आया है तब से वो liable रहेगा। His share of the property and the profit will remains the same which he was entitled as a minor। तो उसकी सेम रहेगी, प्रॉपर्टी वगैरह सब शेयर सेम रहेगा, लेकिन उसका जो भी लाइबिलिटी रहेगा वो तब से होगा जब से वो एडमिट हुआ था एज अ पार्टनर। तो ये चीज याद रखना, इसलिए रियलिटी में रियल लाइफ में वो बाहर चला जाता है फिर वापस आता है ताकि वो लायबल ना हो। इसी के साथ मैं ये सेक्शन खत्म करती हूँ। कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद रखना। पहला तो वॉइड है, मेयर वॉइडेबल नहीं वॉइड है। दूसरी बात, उसको पार्टनरशिप पार्टनर नहीं बन सकता लेकिन बेनिफिट्स के लिए एडमिट किया जाता है, ये उसके कुछ राइट्स दिए हुए हैं। फिर उसके बाद लायबिलिटी है, अगर लायबिलिटी में आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी ही इलेक्ट्स टू बिकम अ पार्टनर, नॉट इलेक्ट टू बिकम अ पार्टनर, तो क्या होगा वो सारी चीजों पर ये सेक्शन था, सेक्शन नंबर 30। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 29, राइट्स ऑफ द ट्रांसफरी of the partner's interest। Again another important section, section 29 क्या बात करता है? देखो, rights of transferee of partners interest। पार्टनरशिप फॉर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं वो अपना इंटरेस्ट किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर रहे हैं। मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखो, पार्टनर्स थे ए बी सी डी, ठीक है। डी ने क्या किया, अपना जो पार्टनरशिप का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, पार्टनरशिप का जो इंटरेस्ट है, पार्टनरशिप का इंटरेस्ट एज इन व्हाट, प्रॉफिट का शेयर या जो भी उसको पैसा मिल रहा था वो सारी चीजों को, वो इंटरेस्ट जो है उसका रिसीवेबल जो है उसको पार्टनरशिप फर्म से वो सारा असाइन कर दिया ई के नाम पर, ठीक है। तो अभी पार्टनर कौन है? देखो, पार्टनर है ए बी सी डी, ओके।
किसके नाम पर इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया? ई के नाम पर इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया। अभी ध्यान से समझना, जब भी ई के नाम पर इंटरेस्ट ट्रांसफर करा है, इसका मतलब क्या ये होता है कि पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो गई? यार देखो, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर तो अपना ऐसा शेयर किसी को देता नहीं है, लेकिन दिया कैसे? तो दिया कैसे का मतलब ये है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट दिया है, पूरा पार्टनर एज अ पार्टनर बनने का हक नहीं दिया है। सिर्फ तुमको पार्टनर का जो भी मिलने वाला रिसीवेबल चीजें हैं, सिर्फ वो तुमको मिलेंगी मेरे बैंक अकाउंट की जगह पर, मतलब डी के बैंक अकाउंट की जगह पर ई के बैंक अकाउंट में जाएगा पैसा। अदर देन दैट बाकी कोई ऐसा बाकी पार्टनर बनने का हक नहीं दिया है तुमने स्वाहा सिर्फ क्या किया है, तुम्हारा पार्टनरशिप का जो भी इंटरेस्ट है, वो प्रॉफिट शेयर जो भी तुमको मिल रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी मिल रहा था, पैसा रिसीवेबल जो आ रहा था तुमको, पैसा जो मिल रहा था, वो सिर्फ तुमने ई के नाम पर दिया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि नई पार्टनरशिप फॉर्म हो गई है बिटवीन ए बी सी एंड ई, ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप अभी भी ए बी सी डी के बीच में ही होगी। डी जो है उसने बस अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है। अब ई इसका मतलब ये नहीं है कि पहली बात तो ई इसमें पार्टनर बना क्या? बिल्कुल भी नहीं। पहला क्वेश्चन तो ये पूछेंगे, क्या ई पार्टनर बना? बिल्कुल भी नहीं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, अब ई अगर पार्टनर नहीं है बट उसको बिकॉज उसको शेयर मिल रहा है, इंटरेस्ट प्रॉफिट जो भी मिल रहा है उसको, अब इसकी वजह से क्या वो एबीसीडी का जो मैनेजमेंट है पार्टनरशिप फर्म का, क्या उसमें इंटरफियर कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ क्या कर सकता है भाई? सिर्फ चुपचाप कोने में खड़ा रहने का, अपना जो भी शेयर आ रहा है वो चुपचाप से लेने का, सिर्फ उतना राइट है। ना ही वो पार्टनर है, ना ही उसके पास पार्टनर्स के राइट है, ना ही उस पर कोई बाहर वाला कोई आकर केस कर सकता है। देखो, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म पर केस कर रहा है तो एबीसीडी पर करेगा, वो आकर ई पर केस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ई पार्टनर ही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है। जब ट्रांसफरर से ट्रांसफरी, मैं हमेशा ऐसा लिखती हूँ, ओ आर स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर और ई स्टैंड्स फॉर ट्रांसफरी। तो ट्रांसफरर जब अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देता है ट्रांसफरी को, देन इन दैट सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? सिर्फ इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है, बाकी कुछ भी ट्रांसफर नहीं है। हक आपका आपने स्वाहा नहीं किया पार्टनरशिप का। तो क्या लिखा है? अ शेयर ऑफ पार्टनरशिप इज ट्रांसफरेबल लाइक प्रॉपर्टी, और जो भी है आपका म्यूचुअल कॉन्फिडेंस के बेसिस पर आप कर सकते हो। अ ट्रांसफर ऑफ पार्टनर of his interest in the firm either absolute or by a mortgage। either absolute or by a mortgage मतलब क्या? या तो एकदम आपने पूरा जितना बोला है, इतना जो भी इंटरेस्ट आएगा, पूरा का पूरा जो भी पैसा आएगा वो इसके अकाउंट में भेज दो, या तो एब्सोल्यूट होगा, या तो बाय मॉर्गेज मतलब सिक्योरिटी देकर किया होगा, और बाय क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑफ सच इंटरेस्ट मतलब क्या? कि सामने वाले से आपने कोई लोन लिया था तो उसको गिरवी रखने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए आपने ये जो पार्टनरशिप से आया हुआ शेयर था, इंटरेस्ट था, उसको गिरवी रखा है। गिरवी रखने का मतलब पार्टनर बनाना नहीं होता। डज नॉट एंटाइटल द ट्रांसफरी ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द पार्टनरशिप सच ट्रांसफरी मतलब हमारे एग्जाम्पल में ई, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से कौन है? ई है। सच ट्रांसफरी मतलब ई, मतलब कौन है? ई इज नॉट एंटाइटल टू इंटरफियर इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे जो भी एबीसीडी है। पहली बात, इंटरफियर नहीं करेगा इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। दूसरा, रिक्वायर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नहीं। इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिल्कुल भी नहीं। ही इज ओनली एंटाइटल्ड टू रिसीव द शेयर्स, जो शेयर मतलब जो भी इंटरेस्ट उसको मिल रहा है, तो जो भी इंटरेस्ट उसको आने वाला है सिर्फ वो उसको मिलेगा of the transferring partner, and he is bound to accept the share मतलब he cannot challenge only for the accounts कि भाई देखो उसको ऐसा लग रहा है यार एबीसी ने ना कुछ तो गड़बड़ किया है, डी का जो शेयर आना चाहिए था वो 2 लाख का आना चाहिए था, 1 लाख कैसे आया? तो 1 लाख ही मिला मुझे। ऐसा चैलेंज तुम नहीं कर सकते हो कि मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाओ, मुझे चेक करना है डी का शेयर इतना नहीं है, इतना कैसे तुमने कम दिया। ऐसा कुछ भी तुम चैलेंज नहीं कर सकते। चुपचाप कोने में खड़े रहने का, तुमको जो दिया जाएगा वो लेने का, बात खत्म हो गई। तो ये चीजें बहुत क्लियरली लिखी हुई है कि पहली बात तो तुमको इंटरफेयर करने का राइट नहीं, तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं एक्सेस कर सकते, इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, तुमको जो भी शेयर मिलेगा सिर्फ उतना लेने का और उसको चैलेंज करने का नहीं। ये 5 चीजें बताइए। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर द ट्रांसफरी इज एंटाइटल अगेंस्ट द रिमेनिंग पार्टनर। इस लाइन का मतलब क्या है? अज्यूम करो जो डी है, हमारे एग्जाम्पल में ये जो डी है ये रिटायर हो रहा है, हमारे एग्जाम्पल में ये जो डी है वो रिटायर होने वाला है, तो ये ट्रांसफरिंग पार्टनर है मतलब ट्रांसफरर है। अगर ये रिटायर हो जाता है तो जो भी ई है दैट मीन्स ट्रांसफरी, यानी कि हमारे एग्जाम्पल में ई है, उसको रिमेनिंग पार्टनर जो है हमारे ए बी सी, जो रिमेनिंग पार्टनर्स इज नथिंग बट कौन? ए बी सी। ट्रांसफरी मतलब हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से ई, तो जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स है
टू रिसीव द शेयर ऑफ द एसेट ऑफ द फर्म, या तो उसको जो भी उसका एसेट है वो मिलेगा, एंड फॉर द पर्पज ऑफ एंटाइटलिंग असर्टनिंग द शेयर ही इज एंटाइटल्ड टू द अकाउंट्स एज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। ये बात बहुत ध्यान से समझना, इधर बहुत क्लियरली लिखा है कि भाई इंटरफियर नहीं कर सकते, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं ले सकते, इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, जो दिया है वो लो चैलेंज नहीं कर सकते, ऐसा वैसा सब कुछ दिया है, लेकिन एक शब्द उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा था। कौन सा शब्द है वो, बहुत ध्यान से देखो, एक शब्द जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअंस कंटिन्यूअंस कंटिन्यूअंस। कौन सा शब्द इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअंस। और ये जो पॉइंट है किसकी बात करता है, डिसोल्यूशन की। मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, जब तुम कंटिन्यूएशन में थे पार्टनरशिप फॉर्म के तब तुम अलग थे, ट्रांसफरी के राइट्स अलग थे, जब डिसोल्यूशन हो रहा है तब बात चीजें अलग होंगी। तो जब डिसोल्यूशन हो रहा है तब जरूर ट्रांसफरी को मिलेगा कि भाई तू चेक कर कि जो भी डी का इंटरेस्ट था वो सही कैलकुलेट किया है या नहीं। देन इन दैट सिचुएशन उसको डिसोल्यूशन से डेट से तुमको बुक्स देने पड़ेंगे और वो चेक करेगा उसका शेयर जो भी एसेट का है, प्रॉपर्टी का है, इंटरेस्ट का, व्हाटएवर जो भी शेयर है उसका इंस्पेक्शन वो करेगा। तो ये डिसोल्यूशन की बात है और ये कंटिन्यूअंस की है, ये भूलना मत। तो कंटिन्यूअंस में राइट नहीं है, डिसोल्यूशन में जरूर है। By virtue of section number 31, no person can be introduced as a partner in a firm without the consent of all the partners। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो ट्रांसफरी ई है वो नया पार्टनर है, नहीं, ये यही उनको समझाना है। अ पार्टनर cannot by transferring his own interest may anybody else become a partner in place unless the other partners agree to accept that transfer as a that person as a partner। मतलब unless and until A B C agree ना करे E as a partner नहीं आ सकता। At the same time, a partner is not debarred from transferring his interest। मतलब at the same time हम D को भी रोकेंगे नहीं कि तुझे तेरा इंटरेस्ट तेरे बैंक अकाउंट की जगह पर किसी और के बैंक अकाउंट में जाए, फर्क किसे पड़ेगा, ABC को फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो बोलते हैं कि ठीक है तेरी इच्छा, तुझे ट्रांसफर करना है, तेरा इंटरेस्ट कर दे, लेकिन हम E को एज अ पार्टनर नहीं ले रहे। अनलेस एंड अनटिल सब एग्री नहीं करते ABC, E एज अ पार्टनर नहीं आएगा। अ पार्टनर्स इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप फर्म कैन बी रिगार्डेड एज एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट और द टेंजिबल एसेट का, प्रॉपर्टी का जो भी राइट है। आई होप सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, वो भी आपका डन हो चुका होगा। अब चलेंगे वापस से अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो कि है, मैं सेक्शन नंबर 19 से शुरू करूंगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बैक टू बैक सारे सेक्शंस। तो पहले मैं सेक्शन नंबर 19 से शुरू करती हूँ। चलो, सेक्शन नंबर 19 क्या बात करता है, इम्प्लाइड अथॉरिटी की बात करता है। इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब क्या है, देखो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट होता है और उस अग्रीमेंट में डिसाइड किया जाता है कि कौन सा पार्टनर क्या काम करेगा, उसके राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीजें, पार्टनर्स राइट, प्रॉफिट शेयरिंग, ये वो अंका डिमका फलाना सब कुछ लिखा जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है ना कि पार्टनरशिप में एक्सप्रेसली कुछ लिखा नहीं हो। तो एक्सप्रेसली नहीं लिखा है इसका मतलब ये भी तो नहीं हो सकता कि पार्टनर को कोई राइट ही ना हो, तो या उसके पास कोई अथॉरिटी ना हो। तो उसके बारे में बात करता है सेक्शन नंबर 19। ये सेक्शन अलोंग विद द सेक्शन नंबर 22, 20, 21, ये चारों साथ में वैसे तो देखने चाहिए, तो हम लोग चारों सेक्शन साथ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो 19 सेक्शन क्या बोलता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 22। वेरी गुड, स्टार्टिंग ही क्या लिख दी, सब्जेक्ट टू द सेक्शन ऑफ 22। मतलब क्या, 22 को मद्देनजर रखते हुए 19 ये बातें करता है। अब ये बातें क्या है वो पहले देखते, फिर 22 से उसको कनेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 22। अगर 19 लिख रहे हो और स्टार्टिंग ऐसी कर दी ना बॉस आपने एग्जाम में, तो आपको जरूर मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उसको समझ जाएगा कि भाई इसको सेक्शन नंबर 19 पर क्वेश्चन है, लेकिन 22 का भी रेफरेंस इसने दिया है, मतलब इसको प्रोविजन आता है। Subject to the provisions of section number 22, the act of the partner which done to carry on in the usual way the business of the kind carry out the firm which binds the firm। मतलब क्या, अगर आपके पार्टनरशिप के एक्सप्रेसली एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है तो बिजनेस आप ऐसे ही करो, एज इफ आप खुद का बिजनेस जैसे करते हो वैसे ही आप काम करते रहोगे और पार्टनर्स एक दूसरे को बाइंड रहेंगे। द अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर टू बाइंड द फर्म, द अथॉरिटी ऑफ अ partner to bind the firm conferred by this section called as implied authority। ये अगर पार्टनर ने कुछ भी कांड किया है तो पार्टनरशिप फर्म तो लायबल है, ये implied है एकदम। In the absence of any usage or the custom of trade to the contrary। custom of trade और usage मतलब क्या, देखो कुछ चीजें होती है ना जो रीति रिवाजों के हिसाब से चलती है और कस्टम चलते आ रहे हैं। जैसे हमारे इंडिया में जो शादियां होती है उसके लिए 7 फेरे, वो ये डाला जाता है, माला डाली जाती है, ये कस्टम्स है, रिचुअल है।
है ना, करेक्ट है। तो वैसे ही रिचुअल हर एक कंट्री का, जैसे अपने इंडिया में वैसे शादी करने का रिचुअल, वैसे कई और कोई और तरीके से शादी होने का करने का रिचुअल होगा। तो वैसे ही पार्टनरशिप फॉर्म में भी अगर कस्टम या उनके जो भी मतलब कस्टम ऑफ ट्रेड है या कोई एनी यूसेज है, मतलब पुराने जमाने से चीजें चलती आ रही है, रिचुअल चलते आ रहा है, अगर वो नहीं है ऐसा कुछ भी, तो फिर इम्प्लाइड अथॉरिटी जो है वो पार्टनर को नीचे दिए हुई चीजों की परमिशन नहीं देता है। मतलब ये जो नीचे दिए हुए पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स है, 3 और 3 6 और 8 पॉइंट्स है, ये जो 8 पॉइंट्स आपको दिए हैं इसकी अथॉरिटी आपको इम्प्लाइडली मिली है, ऐसा एजम्पशन नहीं माना जाएगा। कौन कौन सी अथॉरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एक एक लाइन पर आपका केस स्टडी पूरा फ्रेम होता है, तो ध्यान से समझना। सबसे पहला, सबमिट डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द आर्बिट्रेशन। ध्यान से समझो, सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द आर्बिट्रेशन, मतलब बिजनेस में कांड हुआ है, बिजनेस में झगड़े चल रहे हैं और आप आर्बिट्रेटर के पास चले गए। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है, आर्बिट्रेशन इज नथिंग बट व्हाट, कि एक ऐसा बंदा होता है जो दो लोगों के झगड़ों को सॉल्व करता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट, आपका टाइम सेव होगा, पैसे कम लगेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस कम लगेगा, जल्दी चीजें होंगी। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक जो दो लोगों के बीच में, जैसे आप झगड़ा करते हो आपके भाई बहनों के साथ, तो जाते हो मम्मी पापा के पास, या मम्मी और आपका झगड़ा हो जाए, पापा और आपका झगड़ा हो जाए, तो आप जाते हो उनके हायर अथॉरिटी के पास, दादाजी के पास, कि देखो दादाजी ऐसा ऐसा हुआ, दादी ऐसा ऐसा हुआ। तो ये जो नानी दादाजी ये सब लोग कौन है, ये आर्बिट्रेटर है, क्या आप दो लोगों के झगड़ों के बीच में सॉल्व करने वाले लोग हैं। तो क्या लिखा है कि आप कोई भी डिस्प्यूट, आर्बिट्रेटर, बिजनेस में झगड़ा हो रहा है तो वो आपकी आप 4 पार्टनर हो, चलो ABCD 4 पार्टनर हो। अब उसमें ABCD ने ए ने क्या किया, ए ने ये जो भी डिस्प्यूट है, झगड़ा लेकर गया वो आर्बिट्रेटर के पास, ये इम्प्लाइडली तुम नहीं जा सकते अनलेस एंड अनटिल सारे पार्टनर्स ना अग्री करें। तुम ऐसे इम्प्लाइड अथॉरिटी है मुझे, मैं झगड़ा लेकर जाऊंगा, आर्बिट्रेटर के पास जाऊंगा, सॉल्व करूंगा, नॉट अलाउड। पहला नॉट अलाउड। दूसरा, ओपन अ बैंकिंग अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम। मतलब डी ने क्या कांड करा, मैं इधर सारा कांड डी का लेने वाला हूँ, तो डी ने क्या कांड करा, डी ने पार्टनरशिप फर्म के नाम से एक बैंक अकाउंट ओपन करने की बजाय अपने खुद के नाम से बैंक अकाउंट ओपन कर दिया, बोले ये पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट है, मेरे नाम से, अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश एनी क्लेम और द पोर्शन ऑफ द क्लेम बाय द फर्म। मतलब क्या, कि आपको XYZ पर्सन से 1 लाख रुपए आने वाले थे, तुमने बोला यार, डी ने बोला यार तू क्या मेरा एकदम जिगरी दोस्त है, एक काम कर ले, तू 1 लाख की बजाय 80,000 दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, 20,000 मैं संभाल लूंगा। नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि तुम कॉम्प्रोमाइज या रिलिंक्विश नहीं कर सकते कोई भी क्लेम को, तुमको इम्प्लाइड अथॉरिटी है बोलकर, नहीं है। जब तक सारे पार्टनर्स अग्री नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। विड्रॉ अ सूट और द प्रोसीडिंग्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। मतलब क्या, केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है और आपने उधर जाकर केस को विड्रॉ कर लिए, डी ने क्या किया, जाकर केस को विड्रॉ किया, नहीं चलेगा। एडमिट एनी लायबिलिटी और अ सूट और द प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म। आपने क्या किया, केस चल रहा है, ठीक है, कोर्ट में आप खड़े हो और जज साहब को बोलते हो जो भी बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, और आपने, डी ने क्या किया, जाकर बोल दिया कि जज साहब देखो हमारी लायबिलिटी है, हम लोग 1 लाख रुपए लायबल है इस बंदे को, XYZ बंदे को। अरे नहीं, तुम जाकर ऐसे ही जाकर अपनी लायबिलिटी को क्लेम, मतलब अपनी लायबिलिटी को एडमिट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप कोई भी लायबिलिटी को एडमिट नहीं कर सकते, कोई भी केस विड्रॉ नहीं कर सकते, किसी का जो पैसा आना था उसको रिलिंक्विश या कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, अपने नाम पर बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते पार्टनरशिप फर्म का, और अपना झगड़ा लेकर आर्बिट्रेटर के पास नहीं जा सकते। एक्वायर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। फर्म के बिहाफ पर तुमने कोई बिल्डिंग खरीदी करी, नहीं चलेगा। ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फर्म। फर्म के बैलेंस शीट में एसेट साइड पर दिख रहा है, बैलेंस शीट में बिल्डिंग है और ये जो बिल्डिंग है इसी बिल्डिंग को गायब कर दिया तुमने बैलेंस शीट से और बेच दिया किसी को, नहीं चलेगा। एंड लास्ट, एंड है सारा, मतलब ये कुछ भी किया हुआ नहीं चलेगा। एंड एंटर इनटू अ पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। दूसरे पार्टनरशिप फर्म के साथ, दूसरे के साथ तुमने पार्टनरशिप कर ली और वो भी फर्म के नाम से, नहीं चलेगा, नॉट एट ऑल अलाउड। तो ये सारी चीजें तुमको इम्प्लाइड अथॉरिटी इन चीजों की है ही नहीं। मोड ऑफ डूइंग एन एक्ट टू बाइंड द फर्म, सेक्शन नंबर 22 क्या बोलता है, इन ऑर्डर टू बाइंड द फर्म एन एक्ट और द इंस्ट्रूमेंट डन, जो भी आपने कांड करा है, इज डन और एग्जीक्यूटेड बाय अ पार्टनर or any other person on behalf of the firm shall be done or executed in the name of the firm। फर्म के नाम से जो भी करना है वो करो, तभी जाकर तुम फर्म को बाइंड करोगे। मतलब डी ने बैंक अकाउंट खोला अपने नाम से, ठीक है, और लायबिलिटी उसके नाम पर आएगी और फिर वो बिल फाड़ेगा पार्टनरशिप फर्म के नाम पर, नॉट अलाउड। जो भी तुमको कांड करना है सारा पार्टनरशिप फर्म के नाम से अगर कांड हो रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म लायबल रहेगी along with all the partners। एनालिसिस, सेक्शन 19 and 22।
Implied authority is subject to the following restrictions. The act must be related to the usual course of business. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो 3 लाइन लिखे है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिखा था सब्जेक्ट टू द 22। क्या लिखा है? इम्प्लाइड अथॉरिटी आपको मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी? जब आप नीचे दिए हुए 3 पॉइंट्स को सेटिस्फाई करोगे। पहली बात, आपको सेक्शन 19 बताता है ये 8 पॉइंट्स की इम्प्लाइड अथॉरिटी बिल्कुल भी नहीं है। सेक्शन 22 बताता है आपको इम्प्लाइड अथॉरिटी तब मिलेगी जब आप नीचे दिए हुए 3 पॉइंट्स को पूरा करोगे। कौन से 3 पॉइंट्स है? पहला, द एक्ट मस्ट बी रिलेटेड, मस्ट रिलेट टू द यूजुअल कोर्स, यूजुअल बिजनेस ऑफ द फर्म, दैट इज द एक्ट डन बाय द पार्टनर्स विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी एंड रिलेटेड टू द नॉर्मल बिजनेस। मतलब उसके अथॉरिटी में वो था और उसके अथॉरिटी में नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो करना चाहिए उसने वही किया है। दूसरा, द एक्ट इज डन फॉर द नॉर्मल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म and the usual way of carrying the business will depend upon the nature and circumstances of the each of the particular case। मतलब आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि भाई इस चीज का इम्प्लाइड अथॉरिटी है और इस चीज का इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है। क्यों नहीं बता सकते? बिकॉज ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो जाएगा। मतलब क्या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट? मतलब क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन आपका आंसर बदलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलते हो कि यार सामने वाला कस्टमर आया और कस्टमर आपको 1 लाख रुपए, उसका कितने सालों का पेमेंट है वो दे रहा है। अभी आप बोलोगे यार नहीं नहीं मुझे तो पैसा लेने की अथॉरिटी नहीं है, मैं ये पैसों को मैं नहीं लूंगा, और आई हुई लक्ष्मी को ठुकर आ रहे हो। ऐसे नहीं कर सकते ना, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में तुम कर रहे हो विच इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म, देन इट इज अलाउड। द act to be done in the name of the firm and in any manner expressingly or implyingly an intention to bind the firm। बाइंड होना चाहिए, आपके फर्म के नाम से होना चाहिए तो फर्म बाइंड होगा। तो ये 3 चीजें जब होगी तभी आपको इम्प्लॉयड अथॉरिटी मिलेगा। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आप पढ़ लेना और ये सेम चीजों को वापस रिपीट किए। तो यूजुअली आप जो भी यूजुअल वे होना चाहिए, नॉर्मल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में आपने सेम चीजें करनी चाहिए। नेचर एंड सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पर आपका आंसर बदलेगा। जो भी आपने किया हुआ है ये आपका ऐसा इंटेंशन होना चाहिए जिससे आप फर्म को बाइंड करो और फर्म के नाम से होना चाहिए, तभी जाकर आपको सेक्शन नंबर 22 के हिसाब से आपको इम्प्लॉयड अथॉरिटी मिलेगी। इफ द पार्टनरशिप इज ऑफ अ जनरल नेचर, तो कौन कौन सी इम्प्लाइड चीजें आपको मिल सकती है, मतलब इम्प्लाइड अथॉरिटी आपको मिल सकती है, ऐसा लिखा है। अगर जनरल नेचर का, जनरल कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जनरल कमर्शियल नेचर है, ही मे प्लेज और सेल द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, he may buy the goods on account of the partnership, he may borrow the money, contract the debts, pay the debt on account of the partnership, he may draw, make, sign, endorse, transfer, negotiate and procure the discount, promissory note, bills of exchange, check, negotiable instrument, negotiable papers in the name on account of the partnership। बट ये सारे के सारे इस तरीके से करो कि सारे के सारे आपको क्या होने चाहिए, पार्टनर्स को बाइंड करने के लिए होना चाहिए, बट अलोंग विद दैट ये तीनों कंडीशंस को पूरा किया हुआ होना चाहिए कि ये जो भी आपने कांड कर रहे हो ये आप यूजुअल को वे में कर रहे हो, नॉर्मल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में कर रहे हो, आपके विद इन द स्कोप या अथॉरिटी के हिसाब से कर रहे हो और आपका इंटेंशन है फर्म को बाइंड करने का, तभी। ये एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में आएगा ये जो 8 पॉइंट्स है ये एग्जाम में आएगा। तो ध्यान से ये 8 पॉइंट्स और ये 3 पॉइंट्स को बोलना नहीं, करके जाना। उसके बाद बात करेंगे सेक्शन नंबर 20 की। 20 एंड 21, पहले मैं 21 की बात करती हूँ। 21 बोलता है पार्टनर्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी। मतलब क्या कि भाई देखो ऐसा सिचुएशन है कि फर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने ऐसा कुछ कांड किया जो कि फर्म के हित में है, भले ही उसके अथॉरिटी में ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि सामने वाले का पैसा आ रहा था और आपने बहुत कोशिश की यार मतलब दूसरे पार्टनर जिसकी अथॉरिटी है पैसे लेने की, उसको बोला यार देख आजा आजा आजा, पार्टनर पैसे लेकर आया है वो डेटर, पैसा ले ले उससे। तो भाई देखो समझो ध्यान से, अगर वो बंदे तक पहुंचने की कोशिश करी लेकिन तुम नहीं पहुंच पाए तो ऑर्डिनरी कोर्स में इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करोगे? फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म तुम ऑर्डिनरी डिसीजन, ऑर्डिनरी प्रूडेंस बोलकर जो सही डिसीजन होगा वो लोगे। तो इमरजेंसी में पार्टनर का डिसीजन ऐसा होगा जैसे ऑर्डिनरी प्रूडेंस में वो खुद के लिए जैसे डिसीजन लेता वैसे ही उसने वो डिसीजन लेने की परमिशन है इमरजेंसी के केस में, वो लिखा हुआ है 21 में। एंड 20 क्या बात करता है? एक्सटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी। मतलब क्या? एक्सटेंशन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब क्या कि इम्प्लाइड अथॉरिटी के नाम पर आपको 4-5 चीजें है जो अलाउड है, बट उसमें चाहो तो आप एक्सप्रेसली एक्सटेंड कर सकते हो। एक्सटेंशन करना मतलब क्या? एडिशन करना, ठीक है। एंड रेस्ट्रिक्शन करना मतलब सब्ट्रैक्शन करना। मतलब क्या कि भाई देखो ये इम्प्लाइड अथॉरिटी आप ये चीजों की आपको इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं थी 8 पॉइंट्स में,
उस पे और 2 पॉइंट आपने ऐड कर दिए कि भाई तू ये भी नहीं कर सकता, तो आपने और रोक लगा दी, तो आपने और उसकी अथॉरिटी को, पावर को छीना, राइट्स को छीना। तो आपने क्या किया है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए सामने वाले पर, मतलब वो इम्प्लाइड अथॉरिटी के नाम पर 10 चीजें, पहली 8 चीजें नहीं कर सकते तो और 10 चीजें नहीं कर रहा, और या तो एक्सटेंशन कर दिया। एक्सटेंशन मतलब क्या, कि भाई तेरे पास ये इम्प्लाइड अथॉरिटी और एक्सप्रेसली हम लोगों ने ये इम्प्लाइड अथॉरिटी को ऐड करना, दैट इज नथिंग बट व्हाट, एक्सटेंशन या तो रेस्ट्रिक्शन ऑन द इम्प्लाइड अथॉरिटी। क्या लिखा हुआ है देखो, the partners in a firm, by the contract between the partners, by the contract between the partners, partnership deed हमेशा prevail करेगी over your partnership act. So by the partners in a partnership firm may contract between the partners extend or restrict the implied authority of the partners, ये तो समझता। Notwithstanding anything contained such restrictions, any act done by a partner on behalf of the firm which falls within the implied authority, which falls within the implied authority, which falls within the implied authority of the firm, unless the person with whom he is dealing knows of the restrictions or does not know or believe that to be a partner in a partnership firm, and any one of the partner or even the majority of the partners cannot restrict or extend the implied authority, it is mandatory to have the consent of all the partners. Wonderful, wonderful, wonderful। ध्यान से समझो क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है समझाती हूँ। पहली बात, जब भी ये एक्सटेंशन, रेस्ट्रिक्शन, व्हाटएवर जो भी आपको करना है इम्प्लाइड अथॉरिटी का, पहली बात, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स नॉट अलाउड, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। सारे जब हाँ बोलेंगे उस चीज के लिए तभी आप वो इम्प्लाइड अथॉरिटी का एक्सटेंशन, रेस्ट्रिक्शंस करो, वरना आपको परमिशन ही नहीं है। पहली बात तो ये कंसेंट सबका चाहिए, मेजॉरिटी का होकर कोई एक पार्टनर बोल रहा है कुछ भी नहीं चलेगा। दूसरी बात, अगर ऐसा हुआ कि पार्टनर है, ठीक है, पार्टनर है पार्टनरशिप फॉर्म में, वो एंटर हो गया ट्रांजैक्शन के लिए विद द थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी के साथ जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अब थर्ड पार्टी को ये पता नहीं है कि भाई ये बंदा जो काम कर रहा है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस थर्ड पार्टी के साथ, इसके पास अथॉरिटी नहीं है। मतलब मैं जाकर सेल कर रही हूँ मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी को, मेरे ये बंगलो को मैं जाकर सेल कर रही हूँ, ओके अभी पार्टनरशिप फर्म का ये बंगलो है, अज्यूम करो पार्टनरशिप फर्म के नाम पर ये बिल्डिंग है पूरा, और ये बिल्डिंग पूरा मैं जाकर सेल कर रही हूँ। अब मैं एज अ पार्टनर जाकर सेल कर रही हूँ, अब सामने वाला जो है थर्ड पार्टी, उसने मेरे पे भरोसा रखकर गुड फेथ में इस प्रॉपर्टी को बाय कर लिया। अब अगर उसको ये पता नहीं था कि मेरे अथॉरिटी में वो चीज है ही नहीं, देन इन दैट सिचुएशन वो ओनर हो जाएगा, और जो भी लॉस होगा वो फर्म को, पार्टनरशिप फर्म बाइंड हो जाएगी कि भाई उसको वो प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ेगी उस सामने वाले बंदे को, ठीक है। या कोई प्रॉपर्टी मैंने बाय करी है तो पार्टनरशिप फर्म इज लायबल टू पे द मनी टू द थर्ड पार्टी, ये कंपलसरी। लेकिन अगर ऐसा है, इफ द थर्ड पार्टी जो भी डील कर रहा है उसको पता है, ही नोज कि रेस्ट्रिक्शंस है, ही बिलीव्स कि ये पार्टनर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, उसके बावजूद भी ये पार्टनर ने कांड कर रहा है, देन इन दैट सिचुएशन पार्टनरशिप फर्म बाइंड नहीं होगा। सो नॉट विथ स्टैंडिंग एनी रेस्ट्रिक्शंस, an act done by a partner in this situation, me or by a partner on behalf of the partnership firm which fall within the scope of the implied authority binds the firm। अगर मेरे अथॉरिटी में है, मैंने कोई ऐसा काम किया जो मेरे अथॉरिटी में था, इम्प्लाइडली था, तो वो दैट इज ओके। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई देखो मैं भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट संभालती हूँ, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मैंने क्या किया, मैंने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें मैंने और कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स जैसे मैंने डिसाइड किया एक काम करते हैं, रजिस्टर भी मेंटेन करेंगे पेटी कैश, ये मेरा डिसीजन है, मेरे इंप्लाइड अथॉरिटी में आई कैन डू दैट। ये इंप्लाइडली ऐसा लिखा थोड़ी जाएगा, हर एक चीज नहीं लिखी जाएगी कि पेटी कैश बुक मेंटेन कर सकते हो। मेरे जो अथॉरिटीज है उसमें लिखा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, अब उसमें मैं पेटी कैश बनाऊं या मैं ना बनाऊं, ये मेरी अथॉरिटी, ये मेरे इंप्लाइड अथॉरिटी में आएगा। तो मेरे अगर इंप्लाइड अथॉरिटी में है तो फर्म बाइंड हो जाएगा, लेकिन अगर मेरी इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं है और सामने वाले बंदे को भी डाउट है कि भाई इसके पास ये अथॉरिटी नहीं है, देन इन दैट सिचुएशन आप फर्म को बाइंड नहीं कर सकते। ये बहुत क्लियरली लिखा है। इस पर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, यूजुअली वो फर्नीचर वाला क्वेश्चन आता है, या तो देखो कोई वॉचमैन है, कोई बिल्डिंग का वॉचमैन है, वो आकर अगर आपको सेल कर रहा है प्रॉपर्टी, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको इतना दिमाग होना चाहिए कि वॉचमैन के पास तो इतना तो अथॉरिटी नहीं होगा कि वो आकर आपको प्रॉपर्टी सेल करे, तो उसकी अथॉरिटी में है ही नहीं। वो बोलेगा मैं पार्टनर हूँ, अरे पार्टनर कहाँ से, वो तो अथॉरिटी, वो वॉचमैन है, तुम उसको पार्टनर मान लिया और तुमने ट्रांजैक्शन किया और तुमने बोला कि नहीं नहीं मैंने तो इसको, ये तो पार्टनर है, अब मेरी ये प्रॉपर्टी हुई, नहीं चलेगा, नॉट अलाउड एट ऑल। ये एग्जाम्पल दिया है, आप पढ़ सकते हो, बोरोइंग्स का ये एग्जाम्पल है। उसके बाद जो बचे हुए सेक्शंस है उसमें आते हैं हम लोग अब
इफेक्ट्स ऑफ द एडमिशन बाय पार्टनर, अगर आपने कोई भी पार्टनर को एडमिट किया है तो इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन, एडमिशन होता किधर है 31 में होता है, लेकिन मतलब इनकमिंग पार्टनर जो है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, जब भी पार्टनर एडमिट होगा, वो जब भी एडमिट होगा उसके बाद के लिए सारे के सारे तो चीजों के लिए वो लायबल होगा। दूसरी बात, एन एडमिशन और द रिप्रेजेंटेशन बाय पार्टनर will not however bind the firms if his authority is limited and the other party knows about the restrictions. Again extension of that section number 20 जो उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई देखो, अगर कोई भी पार्टनर एडमिट होता है और वो पार्टनर अगर ऑर्डिनरी बिजनेस में कोई भी एडमिट हुआ पार्टनर अगर कुछ भी रिप्रेजेंटेशन करता है तो रिप्रेजेंटेशन अगर उसकी अथॉरिटी में नहीं है और सामने वाले को भी पता है तो फर्म बाइंड नहीं है। अगर नहीं है, पार्टनर विल नॉट हाउएवर बाइंड द फर्म्स, तो फर्म को लायबल नहीं बना सकते। सेम एग्जांपल को रिपीट किया हुआ है। उसके बाद अगला, इफेक्ट ऑफ द नोटिस ऑफ एक्टिंग फर्म, मतलब क्या, देखो अगर आपने कोई एक्टिव पार्टनर है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ द नोटिस टू द एक्टिंग पार्टनर इज नथिंग बट जो कोई एक्टिव पार्टनर है अगर आपने उसको नोटिस दे दिया तो इसका मतलब सारे पार्टनर्स को नोटिस दे दिया, मतलब किसी ने भी, मतलब थर्ड पार्टी ने भी। तो क्या लिखा हुआ है, नोटिस टू अ पार्टनर हु हैबिचुअली एक्ट्स एज द बिजनेस ऑफ द फर्म ऑफ एनी ऑफ द मैटर रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द फर्म ऑपरेट्स एज अ नोटिस टू द फर्म एक्सेप्ट इन केस ऑफ द फ्रॉड। एक्सेप्ट इन केस ऑफ द फ्रॉड, मतलब फ्रॉड के नाम पर नहीं, अदर देन दैट जब भी आप कोई एक्टिव पार्टनर को नोटिस देते हो इट इज एज गुड एज फर्म को नोटिस दे दिया एंड वो वही एज अ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन है तो वही एज अ प्रिंसिपल माना जाता है। तो ये बहुत क्लियरली लिखा है। बट ये बात ध्यान रखना, जब भी नोटिस दिया जाएगा टू द एक्टिंग पार्टनर, ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर खेल घुमाएंगे आपका एग्जामिनेशन में, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देगा। द नोटिस मस्ट बी एक्चुअल एंड नॉट कंस्ट्रक्टिव, रियलिटी में नोटिस देना है, ऐसा एजम्पशन के साथ नहीं कि हाँ बाबा ये कंस्ट्रक्टिव, मतलब जो आप सीखते हो ना कंस्ट्रक्टिव नोटिस सेक्शन 399 कंपनीज एक्ट का, वैसा नहीं, एक्चुअल में नोटिस देना है। इट मस्ट बी रिसीव्ड बाय द वर्किंग पार्टनर एंड नॉट बाय द स्लीपिंग पार्टनर। कोई भी पार्टनर को नोटिस दोगे चलेगा, ऐसा नहीं है स्लीपिंग पार्टनर को नोटिस दोगे और बोलोगे फर्म को नोटिस दे दिया, नहीं, एक्टिव पार्टनर को ही नोटिस देना पड़ेगा। एंड इट मस्ट बी रिलेटेड टू द फर्म्स बिजनेस, only then it will be constitute as a valid notice and then firm को आप bind कर सकते हो। liability of the firm, liability of the partner for the acts of the firm, सारे partners jointly and severally liable होते हैं, personally liable होते हैं, कब से देखे जा रहे हैं अपन। liability of the firm for wrongful acts of the partner in the ordinary course में, अगर आप ऐसा कोई भी wrongful act और omission करते हो by the partner in the ordinary course of business और विद द अथॉरिटी ऑफ हिज पार्टनर, जिसकी वजह से कोई थर्ड पार्टी है जिसको कोई लॉस होता है, इंजरी होती है, मतलब आपके अथॉरिटी में आपने कांड करा है और जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को लॉस हुआ है, देन इन दैट सिचुएशन फर्म इज लायबल। फर्म बाद में उनसे रिकवर करे वो ठीक है, लेकिन आपसे गलती हुई जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ, फर्म इज लायबल। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर सप्लाई करना था या कोई टीवी सप्लाई करना था, व्हाटएवर जो भी आपको गुड सप्लाई करने थे और आपने वो गुड सप्लाई करते वक्त आपने लेट कर दिया डिलीवरी जिसकी वजह से सामने वाले को नुकसान हो, तो आप उसको जो नुकसान हुआ उसके लिए फर्म लायबल होगा। बाद में वो रॉन्गफुल एक्ट होने के लिए या ओमिशन और जो भी आपने कांड करे हैं उसके लिए पार्टनर से आप रिकवर करो फर्म, वो बात अलग होगी, लेकिन फर्म लायबल होगा। लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय द पार्टनर्स, ध्यान से समझो क्या लिखा है। When a partner acting as his within his apparent authority receives the money or the property from a third party and misapplies it, I hope so तुमने सेक्शन नंबर जो हम लोग पर मतलब जो 16-17 जो मैंने होमवर्क में दिया था उसमें भी ये रेफरेंस आया था। 14, 15, 16, 17 जो थे उसमें जो प्रॉपर्टी की बात करी थी उसमें मिस एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें भी थी। तो ये जो सेक्शन नंबर 27 है ये क्या बोलता है कि भाई देखो मिस एप्लीकेशन कर रहे हो तुम किस चीज का, प्रॉपर्टी का। क्या हुआ है, वेयर अ पार्टनर एक्टिंग विद इन हिज एपरेंट अथॉरिटी रिसीव्स द मनी और द प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी misapplies it, or where a firm in the course of the business receives the money or the property from a third party and the money or third property misapplied by any of the partners while it is in the custody of the firm, then firm is liable to make the good loss। मतलब क्या कि देखो सामने वाले ने तुमको प्रॉपर्टी दी थी और तुमने वो प्रॉपर्टी को उड़ा दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल उड़ा दिया एज इन पॉइंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों का गराज है, ठीक है, आप लोगों का गराज है, पार्टनर से 3 पार्टनर्स 4 पार्टनर्स है, आप लोगों का गराज है।
विद इन अथॉरिटी आपको आपके पास अथॉरिटी थी, जब भी गैराज में कोई कार आएगी, लैम्बोर्गिनी आई है अज्यूम करो, और आप वो उस जो भी उसका सर्विसिंग करना था वो आप कर रहे हो, वो सर्विसिंग करने की तो आपका अथॉरिटी थी, तो आपको विद इन अथॉरिटी आपने एज अ पार्टनर उस कार का डिलीवरी लिया, या तो फर्म ने लिया, या तो पार्टनर ले, या तो फर्म ले, ठीक है। विद इन द अथॉरिटी आपको या तो पैसा मिला या तो प्रॉपर्टी मिली, फ्रॉम अ थर्ड पार्टी मिल गया, आपने उसको कर दिया मिस अप्लाई। मिस अप्लाई मतलब आपने क्या किया, एकदम मस्त से वो लैम्बोर्गिनी को ठीक सर्विसिंग वगैरह करके आपने सोचा एक काम करते, थोड़ा सा अपनी जो स्पेशल दोस्त है उनको मना लेते, थोड़ा सा घूम कर आते इसी कार में। आप गए, कार लेकर गए, रास्ते पर गए, इंडिया की सड़कों पर गए, सड़कों पे जो रास्ते हैं उसमें भी गड्ढे या गड्ढों में रास्ते वो पता नहीं है, लेकिन आप गए और आपने वो गाड़ी ठोक दी, आपने गाड़ी ठोकी और गाड़ी का हुआ नुकसान। अब कौन भरपाई करेगा, तो भरपाई पहली बात तो फर्म करेगी। क्यों? क्योंकि आपकी कस्टडी में भले ही पार्टनर के विद इन अथॉरिटी था, तो पार्टनर हो या फर्म हो, किसी के भी विद इन अथॉरिटी कोई भी प्रॉपर्टी या पैसा आता है और आपने उसको मिस अप्लाई कर दिया, देन इन दैट सिचुएशन फर्म विल बी लायबल। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एग्जामिनेशन में बच्चा लिखता है पार्टनर लायबल होगा, बट नहीं, पहली बात तो फर्म लायबल होगा। फर्म उसको जो भी हर्जाना भुगतना है उसने, वो फर्म ने भुगतना है, उसके बाद फर्म पार्टनर से रिकवर करे वो उनका मैटर है, लेकिन फर्म लायबल रहेगा अगर विद इन अथॉरिटी पार्टनर ने लिया है या तो फर्म की कस्टडी में आया है एंड तुमने मिस अप्लाई कर दिया। आई होप सो यू अंडरस्टूड, और आप एग्जाम्पल भी लिख के रख देना। तो सेक्शन नंबर 27 डन। अब कौन से सेक्शन बाकी है, कुछ सेक्शन थोड़े बहुत बाकी होंगे। पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। पर्सनल प्रॉफिट मतलब क्या होता है, इफ अ पार्टनर डिराइव्स any profit for himself for any transaction from any transaction of the firm or from the use of the property or the business connection of the firm or the firm name, he shall account for the profit and pay for the firm. If the partner carries any of the business in the same nature as and competing with that of the firm, he shall account for and pay to the firm for the business। मतलब क्या, ध्यान से समझो। ये उस पार्टनर के लिए लिखा हुआ है कि भाई देखो, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। पहली बात, अगर पार्टनर्स ओके है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई भी पार्टनर अपना पर्सनल प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता। कैसे अर्न नहीं कर सकता? पहली बात तो आपने क्या किया है, आपने यूज किया है प्रॉपर्टी या तो बिजनेस कनेक्शन का, मतलब आपकी प्रॉपर्टी, आपके जो भी बिजनेस कनेक्शन है वो इतने स्ट्रांग है आपके बिजनेस में, एज अ पार्टनरशिप फॉर्म आपके कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग है, आपके पॉलिटिशियन तक के, बहुत बिग शॉट मिनिस्टर्स, बहुत बिग शॉट सेलिब्रिटी, सबके साथ आपके कनेक्शंस है। आपने उन कनेक्शंस का इस्तेमाल किया और आपने आपका पर्सनल प्रॉफिट अर्न किया, या तो फिर दूसरी बात, कोई फर्म के साथ ट्रांजैक्शन हुआ जिसमें आपने कमीशन अर्न किया। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई रॉ मटेरियल सेल किया है आपके ही पार्टनरशिप फर्म को, आपका एक अलग बिजनेस था और उस अलग बिजनेस से आपने वो अलग बिजनेस का जो रॉ मटेरियल था वो आपकी फर्म के पास आया, तो आपने उससे कमीशन अर्न किया, तो ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन जो हुआ है फर्म का उसके लिए। या तो फिर फर्म का नाम इस्तेमाल करके आपने कोई पर्सनल प्रॉफिट अर्न किया है, देन ये जो भी प्रॉफिट आपने अर्न किया है आप एज अ पार्टनर फर्म को पे कर दो, पार्टनरशिप फर्म को पे करो। लेकिन ऑब्वियसली बात है ये सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। रियल लाइफ में हमेशा ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां पर आप पर्सनल प्रॉफिट अर्न करते हो, भले ही सीक्रेटली करो ना करो, पर्सनली आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। सीक्रेट प्रॉफिट आर नॉट अलाउड बेसिकली, लेकिन हाँ डिस्क्लोज प्रॉफिट्स आर अलाउड। आप करोगे, रियल लाइफ में होता है ये, आप डिस्क्लोज प्रॉफिट अर्न करते हो, लेकिन इधर ऐसा लिखा है कि भाई पहली बात तो कोई भी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म करके आप प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते, दूसरा बिजनेस कनेक्शंस का इस्तेमाल करके या प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके नहीं कर सकते प्रॉफिट अर्न, और तीसरी बात फर्म का नाम का इस्तेमाल करके कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, और ऊपर से आप कॉम्पिटिंग बिजनेस कर रहे हो हमारे साथ तो और भी अलाउड नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, यही मैंने समझाया था, अगर जो भी फर्म की प्रॉपर्टी है फर्म के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं। एक्चुअल में सेक्शन 15 में ये जो लिखा है ये रियल लाइफ में नहीं होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को देखा है, आपकी जो उनकी जो भी कार्स होती है BMW, लैम्बोर्गिनी, वो सारी दिखती तो पार्टनरशिप फर्म के नाम पे है ताकि डेप्रिसिएशन चार्ज हो रियल लाइफ में, बट इस्तेमाल वो पर्सनल यूज के लिए करता है। बट इधर लिखा है कि एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, वो अलग बात है कि रियलिटी में अलग चीजें चलती है। इन द पार्टनरशिप देयर इज अ कम्युनिटी इंटरेस्ट, पार्टनर का सबका कम्युनिटी इंटरेस्ट है उस पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉपर्टी आई है उसके लिए, तो इसकी वजह से वो जो भी प्रॉपर्टी होगी वो एक्सक्लूसिवली एसेट ऑफ द फर्म है, तो पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
ये उन्होंने लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 15 में। उसके बाद 14 हमारा डन हो चुका है, आखिरी सेक्शन बाकी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, सेक्शन नंबर 13 म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज। अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन, subject to the contract between the partners, a partner is entitled to receive the remuneration, is not entitled to receive the remuneration। पहली बात, not entitled to receive the remuneration इधर लिख रहे हो और फिर बाद में तुम रियल लाइफ में जब करने जाओगे और मे बी इनकम टैक्स में देखा होगा या तुम जब आर्टिकलशिप में जाओगे तब देखोगे कि भाई हम लोग तो पार्टनर्स का सैलरी क्रेडिट कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे लिखा रेम्यूनरेशन नहीं दे सकते। तो यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया है सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि रेम्यूनरेशन के लिए एंटाइटल नहीं है, लेकिन आपके कॉन्ट्रैक्ट में आप रेम्यूनरेशन दे सकते हो। कितना रेम्यूनरेशन देना है ये इनकम टैक्स एक्ट बताता है, वो आप जब अगले लेवल पर जाओगे तब सीखना, अभी नहीं सिखाऊंगी। तो कितना देना है वो इनकम टैक्स एक्ट बताएगा, आपको देना है या नहीं देना है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बताएगा। एक्ट बोलता है कि नहीं देना है, पार्टनरशिप एक्ट बोलेगा नहीं देना है, कॉन्ट्रैक्ट बोलता है देना है तो दे सकते, लेकिन कितना देना है ये इनकम टैक्स एक्ट बताएगा। आई होप सो यू अंडरस्टूड। तो पहली बात तो एंटाइटल नहीं है रेम्यूनरेशन के लिए। दूसरी बात, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली प्रॉफिट्स अर्न एंड शैल बी कंट्रीब्यूटेड लॉस आल्सो इक्वली अनलेस अदरवाइज अग्रीड, इक्वल प्रॉफिट लॉस का शेयर इक्वल होगा। तीसरा, वेयर द पार्टनर्स एंटाइटल फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय हिम सच इंटरेस्ट शैल बी पेएबल ओनली एंड ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट्स। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो पहले देखो कि आपके फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट है या नहीं। प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट देने जाओ, वरना प्रॉफिट नहीं, इधर फर्म लॉस में चल रही और तुम लायबिलिटीज को पे ऑफ करने की बजाय तुम पार्टनर्स को उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, नहीं चलेगा। अगर प्रॉफिट है तभी जाकर तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। इस पर आपको क्वेश्चन घुमा सकते हैं, ध्यान रखना। अ पार्टनर मेकिंग फॉर द पर्पज ऑफ business and payment advances beyond the amount of capital he so agree to subscribe is entitled the interest thereon at the rate of 6% per annum। so basically जो भी देखो पार्टनर ने एज अ पार्टनरशिप फॉर्म में कैपिटल डाला वो अलग, बट स्टेप इनटू द शूज ऑफ अनदर पर्सन, मतलब क्या उसने कोई एडवांस में पैसा दिया है, नॉट एज अ कैपिटल, उसने एज अ क्रेडिटर बन गया, वो किसका, फॉर्म का क्रेडिटर बन जाता है, तो फिर उसको आप फॉर्म चाहे तो इंटरेस्ट दे सकता है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। जो भी एडवांस उसने दिया है उस पर वो दे सकते हैं कितना, इसीलिए लिखा है जो भी एडवांस है बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल, बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल, जो भी पैसा पार्टनर लेकर आ रहा है एज एडवांस इन द पार्टनरशिप फर्म वो उसको पेएबल है, मतलब वापस रीपे करना है, क्योंकि वो तो कैपिटल के ऊपर का है, वो तो उसने एडवांस लेकर आया है फर्म में, मतलब वो फर्म का क्रेडिटर बन गया। तो उससे अगर सब लोग अग्री करते हैं तो 6% पर एनम से आप इंटरेस्ट दे सकते हो। द फर्म शेल आइडेंटिफाई अ पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट्स मेड एंड द लायबिलिटीज इनकर्ड हिम। इंडेमनीफाई इज टू मेक द गुड लॉस। टू मेक द गुड लॉस मतलब क्या, अगर किसी ने तुम्हारी वजह से कोई नुकसान किसी को हुआ है, इंजरी हुई है, then in that situation the firm shall indemnify a partner। कब indemnify करेगा, पहला in the ordinary और proper conduct of the business में कांड हुआ है, and in case of the emergency में हुआ है, and ordinary prudence में हुआ है। a partner shall indemnify the firm for any loss caused by his willful neglect। अगर willful neglect से हुआ तो पार्टनर इंडेमनीफाई करेगा किसी को, फर्म को। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, उसने अपने प्रॉपर अथॉरिटी में कांड करा है, तो फर्म इंडेमनीफाई करेगा पार्टनर को। मतलब क्या, इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे फॉर एग्जांपल कि इनकम टैक्स ऑफिसर आया आपके, सपोज अज्यूम करो पार्टनरशिप फर्म पे रेड पड़ गई, रेड पड़ी, इनकम टैक्स ऑफिसर आया, इनकम टैक्स ऑफिसर को पता चला, इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला देख तुम्हारी लायबिलिटी आती है 10 लाख रुपए की, ठीक है, तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी आएगी 10 लाख रुपए की, मैं तुझे छोड़ दूंगा अगर तुम अभी के अभी 2 लाख रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दो, जो भी मतलब तुम्हारी लायबिलिटी को नलीफाई करने के लिए 2 लाख रुपए एडमिट कर लो, और तुम्हारे जो भी तुम्हारे अगेंस्ट जो भी चार्जेस लगे हैं, तुम्हारे जो भी नुकसान हो रहा है, तुम्हारा गुडविल खराब नहीं होगा, किसी को बाहर ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी वगैरह वगैरह बोलकर उसने क्या किया, उसने अब एडमिट कर दिया। अब पहली बात, सेक्शन 19 के हिसाब से आप एडमिट नहीं कर सकते कोई भी लायबिलिटी को, मगर सिचुएशन ऐसा आया कि भाई आपको एडमिट करना पड़े, क्योंकि आपके सामने ऑर्डिनरी प्रूडेंस में इमरजेंसी सिचुएशन आया और वो प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस के लिए डिसीजन लेना जरूरी था। इसीलिए अब आपने क्या किया, देखो पार्टनरशिप फर्म का अब हुआ ये कि आपने बाकी पार्टनर्स को पूछने के लिए आपके पास जरिया ही नहीं था, कम्युनिकेट करने की ट्राई करी लेकिन हुआ नहीं। अब
जो चेक जाने वाला था 2 लाख का, वो एक्चुअल में जाने वाला था पार्टनरशिप फर्म के नाम से जाना चाहिए था, पार्टनरशिप अकाउंट से जाना चाहिए था। अब एक्चुअल में जो साइनिंग करने वाला पार्टनर है वही नहीं है। अब साइन करने वाला पार्टनर नहीं है तो जाएगा नहीं, तो ना आरटीजीएस कुछ भी नहीं है, तो उसने क्या किया, पार्टनर ने अपनी जेब से पैसा दिया। तो फर्म की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पार्टनर को इंडेमनीफाई करे। पहली बात, क्यों? क्योंकि उसने इमरजेंसी सिचुएशन में डिसीजन लिया, दूसरा ऑर्डिनरी प्रूडेंस में लिया, तीसरा फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस के लिए लिया, जो ऑर्डिनरीली हर कोई लेता। तो इसीलिए फर्म ने जो भी है, फर्म ने लायबिलिटी, फर्म ने जो भी रीइंबर्समेंट करना चाहिए पार्टनर को, वो उतना तो करना ही पड़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि उसके अथॉरिटी में उसने काम किया नहीं। अब इधर मैंने सेक्शन नंबर 19 और सेक्शन नंबर 13 का जो पॉइंट है, दोनों को क्लब कर क्वेश्चन डाला। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद बात करेंगे रेम्यूनरेशन। अगेन सेम चीजें जो ऊपर लिखी है। पहली बात तो अग्रीमेंट में जो लिखा हुआ है वो, या तो कस्टमरी जो रेम्यूनरेशन चलते आ रहा है वो तुम दे सकते हो, इनकम टैक्स एक्ट बता देता है। उसके अलावा जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो शेयर है वो आपका, अगर अग्रीमेंट में डिसाइड हुआ है अलग करना है आपको, आप अलग रखो, नहीं कुछ भी लिखा साइलेंट है, इक्वल होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन का रेशो और आपका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग का रेशो सेम रहे, जरूरी नहीं है। ये अलग रेशो हो सकता है, वो अलग रेशो हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट शेयर हो रहा है 3:2:1 और लॉस शेयर हो रहा है 1:2:3। कोई दिक्कत नहीं, जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट में डिसाइड होगा वो होगा। द पार्टनर्स शैल बी एंटाइटल्ड इक्वल शेयर करने के लिए। The amount of partner shares must be ascertained by inquiring whether there is an agreement between the partners or not. If there is no agreement, then presumption of equality is there. Burden of proving the shares is unequal will lie on the party alleging the same. जो भी पार्टनर बोलेगा नहीं नहीं इक्वल ही नहीं था, हमने डिसाइड किया था, तो तुम प्रूफ करके दिखाओ कि तुमने डिसाइड किया था अनइक्वल है, तो कैसे अनइक्वल है? There is no connection between the proportion in which the partners share the profits एंड पार्टनर कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द कैपिटल। ये लाइन इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में आता है। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द प्रपोर्शन ऑफ द शेयर ऑफ द प्रॉफिट एंड द शेयर ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या तो एक्सप्रेस अग्रीमेंट के हिसाब से, या तो ट्रेड कस्टम के हिसाब से, या तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन के हिसाब से दे सकते हो। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये इंटरेस्ट ऑन एडवांस है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एडवांस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये 3 वे है, एक्सप्रेस अग्रीमेंट, दूसरा तुम्हारा जो भी ट्रेड कस्टम प्रैक्टिस चल रहा होगा, और स्टैट्यूटरी प्रोविजन के हिसाब से 6% अलाउड है। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन एडवांस, 6% देना मैक्सिमम अलाउड है, ये लिखा हुआ है अनलेस अदरवाइज अग्रीड। एंड लास्ट इज राइट टू इंडेमनीफाई। अगर विलफुल निग्लेक्ट हुआ है तो पार्टनर फर्म को लायबिल पे करेगा, और अगर लायबिलिटी विलफुल नहीं थी, ऑर्डिनरी प्रूडेंस में थी, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस के लिए थी, इमरजेंसी सिचुएशन में थी, तो फर्म विल reimburse to the partner. I hope so. Section number 13 also you understood. इसी के साथ ये पूरा हमारा यूनिट डन हो चुका है। इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने पुराने लेक्चर्स के भी लिंक्स डाले हुए हैं, इसका भी लिंक डाला हुआ है। ये जो भी यूनिट हमने सीखा उसका पूरे नोट्स डाले हुए हैं, प्लीज गो थ्रू करना। 13 ही पन्ने हैं, तुम्हारा सारा चैप्टर बहुत अच्छे से डन होगा। छोड़ के मत जाना इस यूनिट को, जो मैंने देखा है काफी सारे स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं, हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। Till then, take care. Bye bye. All the best.